हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे केस स्टडी ऑन हाइड्रोसिफेलिस। हाइड्रोसिफेलिस के आप केस स्टडी भी बना सकते हो, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, ठीक है, और एनसीपी भी बना सकते हो। बस एनसीपी में आपको जो डिजीज़ कंडीशन होती है या फिर कंपैरेटिव स्टडी होती है वो नहीं करना है। ओके, फॉर्मेट आपका सेम ही रहेगा। पेशेंट का डायग्नोस क्या है? हाइड्रोसिफेलिस है। तो हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है? हाइड्रो यानी कि वाटर, सिफेलिस यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जो भी है। तो जब ब्रेन में पानी भर जाता है, ब्रेन का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफेलिस। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम बच्चों में होती है, ठीक है। वे पेशेंट इसकी सर्जरी रहती है मेन। तो यहाँ पे आप प्लान भी लिख सकते हो कि प्लान कर रहे हैं सर्जरी का, या फिर सर्जरी हो गई है, या फिर सर्जरी होने वाली है। तो सर्जरी का नेम तभी आपको लिखना है अगर हुई है तो, नहीं तो आप लिख सकते हो सर्जरी की जगह पे प्लान फॉर वी पेशेंट। देखिए, वैसे तो हमारे ब्रेन में सीएसएफ होता ही है। क्या होता है सीएसएफ? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नॉर्मली होता ही है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ये तैरता रहता है अंदर ही अंदर, ठीक है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। लेकिन जब ये नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है ना, ये मान लो ब्रेन है हमारा, तो जब ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफेलिस कहते हैं। हो सकता है कि उसका अकोमोलेशन, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि सीएसएफ का रीअब्जॉर्प्शन ना हो रहा हो, जिस वजह से वो ज़्यादा हो रहा है। अब आप केस स्टडी देखिए। पेशेंट का चीफ कंप्लेंट्स में क्या रहेगा? जैसे कि हेडेक बताएगा, वो फीवर, पेन है, वीकनेस है, या उसकी पेरेंट्स से कंप्लेंट करेंगे। प्रेजेंट इलनेस आपको लिख लेनी है पेशेंट की, जो भी उसकी कंप्लेंट है, वो एडमिट हुआ है, किस किस कंडीशन की वजह से एडमिट हुआ है, ये सब आपको लिखना है। सर्जरी कोई पुरानी हुई है, कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है तो वो भी लिखना है। पर्सनल डाटा हम लोग लिखेंगे इसमें पेशेंट का, जैसे कि बर्थ हिस्ट्री वगैरह। फिर फैमिली हिस्ट्री और फैमिली मेम्बर्स के नेम इसमें आ जाएंगे। फिर फैमिली ट्री आपको बताना है, आपको ये भी बताना है कि ये फादर है, ये मदर है, और ये हमारा पेशेंट है। इम्यूनाइजेशन जो पेशेंट को लगा है, वैक्सीन, तो वो आपको नोट करना है। प्ले हैबिट्स, न्यूट्रिशन स्टेटस, डाइटरी पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न, स्कूलिंग। बर्थ हिस्ट्री लिख लेनी है पेशेंट की, कहाँ पर उसका बर्थ हुआ है, कंडक्ट कैसे हुआ था, डिलीवरी कैसी थी, नॉर्मल थी या LSCs थी। फिर उसका कंप्लीट हेड टू डू एग्जामिनेशन करना, जैसे कि वाइटल्स में चेक किए गए हैं सबसे पहले। फिर ये बीच में कुछ ऐड कर दिया, ये आपको पहले कर देना है फिजिकल एग्जामिनेशन में, ये मत लिखना आप। ये जो चीज़ें हैं ना, ये फिजिकल एग्जामिनेशन से पहले आप लिख लेना। ओके। हेल्थ फैसिलिटी नियर होम, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फिर पर्सनल हिस्ट्री, बच्चे की पर्सनल हिस्ट्री लिखनी है इसमें। अब आपका ये जो मेन है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ से शुरू हो जाता है, ये आप लिखना शुरू कर देना फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि जर्नल अपीयरेंस आएगा। वेट और हाइट आपको लिखना है, यहाँ पे टी लिख देना, इसमें लिखा नहीं है ना। मेंटल स्टेटस, पोस्चर, स्किन की कंडीशन कैसी है, हेड एंड फेस के बारे में लिखना है। आइज़ को कंप्लीट एग्जामिन करना है। देन ईयर्स में एक्सटर्नल इंटरनल ईयर हियरिंग कैसी है पेशेंट की। फिर नोज़, एक्सटर्नल नोज़, और फिर ऑल्फैक्टरी सेंसेस कैसी है, उसकी स्मेलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। माउथ एंड फेरिंग्स। देन नेक, चेस्ट, अब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना है कंप्लीट। ऑब्जर्वेशन, ऑस्कल्टेशन, पैल्पेशन एंड परकशन। एक्सट्रीमिटीज़, उसका मूवमेंट कैसा है, जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन कैसा है। फिर जेनाइटल एंड रेक्टम, परसेप्चुअल एक्टिविटी कैसी है, विजुअल, हियरिंग, नॉर्मल जिस तरह से भी है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की अगर हुई है तो अब आपको सारा नोट करना है। ये सब आपको पेशेंट की फाइल से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये हमारे पेशेंट जैसे कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए वो लिखे गए हैं, जिसकी ब्लड का है, ये स्पेलिंग ठीक करना है। KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, इसमें यूरिया क्रेटिनिन आता है। LFT लीवर का होता है टेस्ट, ठीक है, जिसमें कि बिलिरुबिन आता है, प्रोटीन एल्बुमिन, SGOT, SGPT। फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सोडियम पोटेशियम आ जाता है, और ये नॉर्मल वैल्यूज़ है और पेशेंट की वैल्यूज़ बताई गई हैं। ड्रग्स के नेम है, जिसमें मेन ड्रग एसिटाजोलामाइड रहती है। ड्रग ऑफ चॉइस अगर हाइड्रोसिफेलिस में कोई आपको पूछे तो आप बताओगे एसिटाजोलामाइड, ठीक है। और जो पेशेंट को अदर ड्रग्स जो चल रही हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, वैंकोमाइसिन है, सेफ्ट्रेक्सोन है, अमीकासिन दी जा रही है, पैरासीटामोल है जो कि एंटीपायरेटिक और अनाल्जेसिक का काम करती है।
साथ में साइड इफ़ेक्ट्स भी बता दिए गए हैं, एक्शन भी है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहनी चाहिए अगर आप मेडिकेशन उसकी कर रहे हो तो ड्यूरिंग मेडिकेशन जैसे कि राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट डोज होनी चाहिए। डोज आपको पीडियाट्रिक में मेन रहती है कि डोज कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना आना चाहिए। एक्सपायरी डेट देखनी है, वाइटल्स पेशेंट के आपको चेक करने हैं, ठीक है, सारे राइट्स आपको देखने हैं उसमें। फिर आफ्टर मेडिकेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो आपको नोट कर लेना है। आफ्टर यानी कि ड्रग देने के बाद पेशेंट में आपको क्या दिखा, कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं सामने आए जो आपने सोची नहीं थी और वो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो फिर वो आपको नोटिस करने हैं और डॉक्टर को बताना है। यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी लिखी गई है सीएसएफ की, यानी कि सीएसएफ कैसे प्रोडक्शन उसका होता है, वेंट्रिकल्स में बनता है ना, तो कॉर्ड प्लेक्सस में सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है वेंट्रिकल्स में, वही इसमें लिखा गया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और सीएसएफ के बारे में बताया गया है कि सीएसएफ एक फ्लूइड होता है, क्लियर फ्लूइड होता है, अल्कलाइन होता है स्लाइटली, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 होती है, इसमें 2 पॉइंट्स लगाए हैं। और कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर, बिल्कुल वाटरी होता है ये। उसका फ्लो बताया गया है सीएसएफ का, लेटरल वेंट्रिकल से वो जाता है इंट्रा वेंट्रिकुलर स्पेस में, फिर थर्ड वेंट्रिकुलर में जाएगा वो, फिर उसके बाद वो फोर्थ में जाता है, मतलब नीचे जाता है, उसके बाद ये चीज़ भी आएगी और फिर फोर्थ में जाएगा, फिर फोर्थ से वो फोरामिना ऑफ लुश्का में जाता है, उसके नीचे फोरामिना लुश्का बनता है उसमें वो जाता है, और सेंट्रल कैनाल में जाता है स्पाइनल कॉर्ड की, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में मेनिंजियस होती है और मेनिंजियस में सब अरेक्नोइड स्पेस में हमारा होता है सीएसएफ। सीएसएफ के फंक्शन बताए गए हैं कि ये जो सीएसएफ होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कुशिंग इफेक्ट देता है, एंड शॉक अब्जॉर्वर बिटवीन ब्रेन एंड द क्रेनियल बोन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है पेशेंट की और बुक में जो बताया गया है उनकी, तो इसमें मेन जो रहता है वो सरकमफेरेंस जो होता है वो बढ़ जाता है बच्चे का, नॉर्मल से वो ज़्यादा बड़ा उसका सिर दिखाई देगा। यूएसजी, सीटी, एमआरआई, ईएसआर, ब्लड टेस्ट ये सब इसमें कराया जाता है। और फिर मैनेजमेंट है, ये ड्रग रहती है मेन एंटीबायोटिक्स होती हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, वीपी शंट होता है, पेशेंट का भी आपको लिखना है कि पेशेंट में क्या क्या करा दिया गया है। इटियोलॉजी है जिसमें कि क्या कारण है, यानी कि अगर किसी को हाइड्रोसेफेलस हो रहा है तो उसका वजह जो है वो कंजेनिटल यानी कि जन्म से भी हो सकता है या फिर एक्वायर्ड जिसमें कि कोई इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है, और कारण में भी बता दिया गया है। पेशेंट में आपको देखना है कि क्या कॉज फाइंड आउट हुआ है या फिर आप लिख सकते हो इसमें बुक पिक्चर, और ये आपको करना है। अगर देखिए आप ये कर रहे हो ना बुक पिक्चर पेशेंट पिक्चर, तो आपका प्रेजेंटेशन में भी ये बनता है, क्योंकि केस प्रेजेंटेशन में आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो, डिजीज़ कंडीशन भी लिखते हो, लेकिन जैसे कि हमारा जब केस स्टडी होता है तो डिजीज़ कंडीशन उसमें लिखना ज़रूरी रहता है कंप्लीट अच्छे से, तो दोनों ही आप बना सकते हो उसकी हेल्प से। आप ये किस तरह का फॉर्मेट दिया गया है, टीचर ने कैसा प्रोवाइड किया है, वो आप देख लेना। ये हो गई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें हेडेक देखी जाती है, सनसेट आई यानी कि आँखें जो है वो बंद बंद सी होती हैं, कन्वर्जन, लॉस ऑफ प्रीवियस क्या लिखा है, गेंड, अब नॉर्मल हाइपोथैलेमस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, पुअर कंडीशन, डिक्रीज ब्लैडर, और फिर पेशेंट का भी लिखना है आपको। आगे पेशेंट की बंद सी रहती है, इसमें सनसेट यानी जब सन छुप जाता है, क्या कहते हैं उसे, सूर्यास्त का टाइम, तो आँख मतलब इस तरह से आप समझ लो, ऐसे बंद बंद सी है, उसकी आइज़ आपको दिखाई देंगी बच्चे की। ड्रॉ नहीं हो रहा है ठीक से। ये टाइप्स बताए गए हैं, 2 तरह से इसके टाइप्स रहते हैं, एक नॉन कम्युनिकेटिंग होता है, एक कम्युनिकेटिंग होता है। इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता नहीं है, इसीलिए कम्युनिकेटिंग है। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्लॉकेज होता है यानी कि। फिर पैथोफिजियोलॉजी, डिजीज कंडीशन है हमारी हाइड्रोसेफेलिस की,
इसका मैंने मतलब आपको बता दिया है। इंसिडेंस टाइप्स अलग अलग तरह से डिवाइड होते हैं इसकी। इस तरह से पैथोलॉजी इटियोलॉजी से भी इसमें दो तरह से। आपका कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन इसमें नहीं है। और फिर या तो कंजेनिटल होगा या एक्वायर्ड होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव केयर यानी कि जब सर्जरी नहीं हुई उससे पहले आपको क्या क्या इसमें ध्यान में रखना है। जैसे कंसल्ट लेना है, हेड सर्कमफेरेंस नोट करना है, वाइटल्स लेना है, पूरा एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को पेरेंट्स को। फिर पोस्ट ऑपरेटिव में भी उसी तरह से है, पोजीशन का ध्यान रखना है ताकि आईसीपी ना इंक्रीज़ हो उस तरह से, जैसे कि इसमें ज़्यादातर फॉलोअर पोजीशन रहती है। इंक्रीज़ आईसीपी को बचाने के लिए अगर हम पेशेंट को बिठा के रखते हैं ना तो उससे पेशेंट का आईसीपी नहीं बढ़ता है, और बढ़ा हुआ आईसीपी डिक्रीज़ करने के लिए ये पोजीशन ठीक रहती है। तो ये कुछ है इसमें। नर्सिंग डायग्नोसिस आपको बनाना है और एक्सप्लेन करना है कंप्लीट। डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन लीड टू इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी इसमें बढ़ जाता है, और जैसे कि सर्जरी पेशेंट की होती है और हाइड्रोसेफेलिस की एक कंडीशन में आईसीपी इंक्रीज़ की प्रॉब्लम रहती है। ये एक नर्सिंग डायग्नोस आपका बनने वाला है इसमें, जिसमें कि आपको प्लान करना है, ओके, इम्प्लीमेंट करना है, रैशनल बताना है, इवैल्यूएशन देखना है। फिर जो नेक्स्ट डायग्नोस है वो इनइफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज आर्टीरियल और वेंट्रिकल ब्लड फ्लो। उसे भी कंप्लीट हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे डायग्नोस को। आपका इसमें असेसमेंट आपको रखना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल और इवैल्यूएशन। फिर जो नेक्स्ट है वो रिस्क फॉर इन्फेक्शन है रिलेटेड टू इन्वेजिव प्रोसीजर, क्योंकि वे पेशेंट होता है ना इसमें, इस वजह से पेशेंट को फर्दर रिस्क फॉर इन्फेक्शन का डायग्नोस हम इसमें बनाएंगे इसलिए। बिब्लियोग्राफी, इसमें आप पारुलता बुक है पीडियाट्रिक की, वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो ये हाइड्रोसेफेलिस का नर्सिंग डायग्नोसिस था आज का, जो कि आप चाहे तो एनसीपी में हेल्प बना सकते हो, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप केस प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आप केस स्टडी बना रहे हो, सभी में आपको ये मदद करेगा एनसीपी, केस स्टडी सॉरी। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें पेज थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, आपको भी ऐसा लगा होगा अगर आप पूरी वीडियो ढंग से देख रहे हो ना। तो अब इसको क्या किया जाए, आपने वैसे केस स्टडी और भी बनाई होंगी, तो आप इतना समझ लो कि ये पहला पेज है। देखिए मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी जो बच्चे वीडियो छोड़ के चले जाएंगे उनको नहीं समझ आएगा। आपको सबसे पहले डिजीज़ कंडीशन लिखनी है, ठीक है, हाइड्रोसेफेलिस की। इतना जब आप लिख लोगे तब आपको ये नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं लिखनी है। इस पेज के बाद में जो चीज़ आप लिखोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी लिखोगे सीएसएफ की, ठीक है, ये वाला पेज आप लिखोगे उसके बाद। वैसे तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो आप अपनी बुक से लिख सकते हो डिजीज़ कंडीशन, तो बाकी आपके डायग्नोसिस में ये हेल्पफुल हो जाएगा। इतना आपको करना है, ये वाला पेज जाएगा। उसके बाद सीएसएफ के फंक्शन चलेंगे, फिर आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिख सकते हो और मैनेजमेंट लिख सकते हो। ये सारा उसके बाद कॉन्टिन्यूशन में आ जाएगा। ये वाला जो पेज है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी आप फर्स्ट पेज के साथ ही लिखना, जहाँ पे हमने कॉजेज़ देखे थे, ये सब उसके साथ जाएगा, इसके बाद जाएगा। डिजीज़ कंडीशन में आपने इटियोलॉजी लिखी, उसके बाद ये पेज जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सीएसएफ वाला पेज कॉन्टिन्यूशन में ले लेना, और फिर जाएगा हमारा लास्ट में आ जाएगी आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट। ये पेज ही इसमें वो हो गए हैं, मुझे शुरू में पीडीएफ में बिल्कुल ठीक लग रहे थे,
अब मैं ये वीडियो अगर मैं फिर दोबारा से बनाती हूँ तो मुझे फिर से उतना टाइम फिर रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। वैसे ये जो वीडियो है मैं आप सभी को बता रही हूँ, जो भी आप बच्चे वीडियो तो देख रहे हो ना, टेलीग्राम में इसका PDF है, तो टेलीग्राम से आप देख सकते हो नोट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।